आगरा जयपुर हाईवे के करीब एक शख्स गुजर रहा था। अचानक वो देखता है कि एक लड़की बदहवास सड़क पर दौड़ रही है। दौड़ क्या रही है बल्कि लंगड़ा कर चल रही है। जिस चीज़ ने उसको उसकी तरफ खींचा वो ये था कि उस लड़की के जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो करा रही थी, मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो शख्स फौरन अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है, लड़की लगभग नींद बेहोशी की हालत में थी। फौरन पुलिस की टीम अपनी जिप्सी से कुछ चादर निकालती है, उस लड़की के जिस्म पर डालती है, उसे ढकती है। कई जगह खून गिर रहा था। उसके बाद वो लेकर फौरन उसे अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल जाने के बाद अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वो पाते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े हैं, सिरिंज है और जिस्म पर कई जगह चोट के निशान। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब लड़की थोड़ी होश में रहती है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। तब पुलिस बताती है कि असल में फरवरी 2019 में एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई थी और वो जयपुर में ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। फरवरी 2019 में एक शख्स से मुलाकात हुई। वो शख्स लोगों की मदद किया करता था और ख़ुद को ह्यूमन राइट्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ बताया था। तो वो उससे उसकी दोस्ती हो गई। इसी दौरान उसने किसी गरीब शख्स की मदद के लिए उससे 45,000 रुपये मांगे। लड़की को लगा कि ये नेक इंसान है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता। उसने उसे पैसे दे दिए। लेकिन कुछ वक्त बीता, अब उस लड़की ने अपने पैसे मांगे, उसने दिए नहीं। उसने कई बार उसको फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। चूँकि उस लड़के से दोस्ती थी, उसका घर वो जानती थी, कई बार उसके घर भी गई, पर वो हमेशा टालता रहा। उसने कहा 22 मई 2019 की रात मैंने ओला राइड किया बाइक से और उसके घर पहुंची रात करीब 9:10 पर। घर पहुंची तो उसके बाद अचानक मेरे सर पर किसी ने ज़ोर से पीछे से हमला किया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक कमरे में हूँ और उस कमरे में 3 लोग हैं। वो मेरे जिस्म पर सिगरेट से दाग रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ गैंग रेप किया। और फिर इन तकलीफ़ों को सहते सहते आखिरकार मैं बेहोश हो गई। फिर जब दोबारा आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी सड़क किनारे झाड़ी में पड़ी हूँ। मुझे होश आया तो मैं बड़ी मुश्किल से झाड़ियों से ऊपर चढ़ते हुए हाईवे पर रोड पर पहुंची। कई गाड़ियों को रुकने का इशारा किया लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। वो लोग आते, मुझे देखते और चले जाते। फिर थोड़ी देर में एक भला इंसान मिला, उसने मेरी हालत देखी, पुलिस को फ़ोन किया और आप लोग आ गए। अब इस लड़की का बयान और निर्भया केस के बाद इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फौरन अलर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ गैंगरेप का मामला, ऊपर से लड़की के साथ जो वहशीपन, जो जंगलीपन, तो पुलिस फौरन उस लड़की का बयान दर्ज करती है, उसका मेडिकल कराती है और उस लड़की ने जो जो जगह बताया वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँचती है। तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। वो लड़की कहती है कि कमरे में 3 लोग थे लेकिन 2 और लोगों के भी वो नाम लेती है। उनमें से एक डॉक्टर और एक राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल। तो कुल 5 नाम वो लेती है। पुलिस सब धरपकड़ शुरू करती है। 5 में से 3 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। जब कांस्टेबल को पुलिस पकड़ने जाती है तो पता चलता है कि कांस्टेबल ऑलरेडी जेल में है और जेल में एक रेप के केस में है। और वो रेप का केस किसी और ने नहीं, बस कि इसी गैंग रेप की विक्टिम ने कुछ वक्त पहले उस पर लगाया था और इसीलिए वो जेल में पकड़ा हुआ है पुलिस ने। अब पुलिस बाकी 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। तीनों कह रहे हैं कि साहब हमें बेकसूर फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस अब उनके मोबाइल, उनके कॉल डिटेल, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सारी चीज़ें खंगाल रही है। जांच आगे बढ़ रही है, इधर प्रेशर भी है, मीडिया में खबर भी आ गई है एक और विभत्स गैंग रेप और लगातार फ्रंट पेज पे, हेडलाइन पे ये खबर चल रही है। तो अब आगरा पुलिस के लिए भी बड़ी दिक्कत कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उधर लड़की धीरे धीरे ठीक होती है, हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब पुलिस उसके बयान के आधार पर पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। फिर पुलिस सोचती है कि आखिर इसमें एक डॉक्टर, इसमें एक पुलिस वाला, एक ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट और 2 और लोग, मतलब सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं और ये सारे एक जगह क्यों जमा हुए? क्यों उन्होंने इस लड़की का गैंगरेप किया? लेकिन वो एक गैंगरेप की विक्टिम। तो पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। उससे जो राइडर था, जो उसने बुक किया था एक मोबाइल ऐप से, उसके ड्राइवर को ही बुलाया, उससे भी पूछताछ की।
तो इस लड़की ने बताया कि मैं उससे एक रात पहले भी उसके घर गई थी पैसे लेने के लिए, तब मैंने कैब बुक किया था। उस कैब के ड्राइवर से भी पूछताछ हुई, उन दोनों ने कहा कि हाँ उस लड़की को वो लेकर आए थे। तो सारी बातचीत, पूछताछ, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल डिटेल सब पुलिस ने खंगाल डाले। इन सभी चीज़ों को खंगालने के बाद इसी बीच में मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई अब लड़की की। मेडिकल रिपोर्ट जब पुलिस ने देखा तो पुलिस हैरान रह गई। डॉक्टरों के हिसाब से इस मेडिकल रिपोर्ट में उस लड़की के ऊपर एक भी ऐसा घाव या जख्म नहीं था जो जानलेवा साबित होता। वो सारे मामूली घाव थे, लेकिन ये भी फैक्ट था कि सिरिंज के निशान थे प्राइवेट पार्ट्स पर, एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े धंसे हुए थे। अब ये कोई खुद से तो कर नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से उस लड़की का बयान, गैंगरेप की कहानी और ये मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को बड़ा अजीब लग रहा था। अब पुलिस दोबारा से नए सिरे से इस केस की जांच करती है। तब तक जो मोबाइल के सर्विलांस थे और सीसीटीवी फुटेज की सारी तस्वीरें थी, उन सबको अलग अलग पुलिस की टीमें इकट्ठा कर रही, क्योंकि इस केस को सुलझाने के लिए एक साथ कई पुलिस की टीम को लगाया गया था। अब जब सब कुछ एक साथ जांच शुरू हुई और धीरे धीरे करके उसकी रिपोर्ट आई, 5 में से 3 आरोपी पकड़े गए थे, एक चौथा जेल में था, एक 5वां कहीं और था, वो घर पे भी नहीं था और किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। तब उनसे पुलिस ने पूरी पूछताछ की। इसके बाद जब टेक्निकल एविडेंस सामने आए तो एक ऐसी कहानी सामने आई कि खुद पुलिस दंग थी, हैरान थी। वो इसलिए कि पुलिस ने अपनी जिंदगी में, अपनी पुलिसिंग में ऐसा केस ही नहीं देखा था। सबसे पहले पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल डिटेल को खंगाला। अच्छा, उस लड़की का मोबाइल भी गायब था। उसने कहा कि जब मैं गई उसके बाद मेरा मोबाइल मेरे पास था नहीं। तो जब मोबाइल डिटेल को खंगाला तो पता चला कि वो मोबाइल असल में उस रात से पहले शाम से ही उसकी अपनी एक सिस्टर के पास था, रियल सिस्टर के पास। इसके बाद जब दोबारा उस बुलाया ओला के जो राइडर है जिसने बाइक पर छोड़ा था 22 मई की रात 9:10 पर, तब उसने कहा कि हाँ, उसने उस शुरू में भी उसने ये बयान दिया था। उसने कहा कि मैंने घर से उठाया था मैडम को उनके गर्ल्स हॉस्टल से, और मैंने इसी जगह लाकर उतारा जो घर, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का घर था जिससे 45,000 रुपये लेने थे। तो उसने बोला बिल्कुल मैंने यहीं उतारा था। लेकिन जब उसको दोबारा बुलाया गया और पूछा गया कि अच्छा इसके अलावा कुछ खास चीज़ हुई, तब उसने कहा हाँ, हुआ ये कि जब मैं चली, मतलब वो मैडम, तो फिर रास्ते में उन्होंने कई बार इधर उधर घुमाया और कहा कि मैं शायद एड्रेस भूल रही हूँ। और फिर मैं भी थोड़ा गुस्सा में होने लगा कि मैडम सही एड्रेस बता दो, कहाँ कहाँ भटकूंगा, पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे यहीं पे उतार दो। तो उस घर से पहले ही उतर गई और वहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा है। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उससे एक रोज़ पहले वो कैब करके गई थी उस घर में। उसने खुद अपने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी अच्छी दोस्ती थी, मैं कई बार घर गई थी। तो कई बार जो जिसके घर जाए उस घर का एड्रेस कैसे भूल सकता है, यहाँ पहला डाउट हुआ। दूसरा, उसने कहा कि मेरा मोबाइल गायब है, तो फिर मोबाइल कहाँ? मोबाइल घर पे था, बहन के पास। जब बहन से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो अपने मेरी बहन का एक फ्रेंड आया था और उसने कहा कि ये मोबाइल दीदी ने भेजा है, स्विच ऑफ है, इसको ऑन मत करना, रखे रहना। तो वो स्विच ऑफ बहन के घर पे मोबाइल शाम को ही पहुंच गया। अब ये 2 चीज़ें आई। तीसरी, जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी। उसमें अजीब चीज़ ये दिखाई दी कि उस रात 9:10 पर जब ये उतरी थी, उसके करीब 20 मिनट के बाद उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के घर के इर्द गिर्द और भी कई सीसीटीवी कैमरे थे। उसमें एक अजीब चेहरा नजर आता है। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को जो तस्वीर दिखाई दी वो बड़ी अजीब थी। वो तस्वीर ये थी कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के घर के इर्द गिर्द और उसके आसपास लगे कुछ कैमरों में रात करीब 9:40 के आसपास एक साया घूम रहा है। वो साया इसलिए कह रहा हूं कि वह है एक लड़की, लेकिन उसके जिस्म पर उसने अपने पॉलीथीन लपेट रखा है। जब सीसीटीवी कैमरे के कुछ इमेजेस को जूम करके देखा गया तो ये देखा कि उस लड़की के मुंह में सफेद रंग का कुछ है और उसके ऊपर टेप लगा हुआ है, और वो लड़की अपने पैरों से यूं घूम रही है, टहल रही है। मतलब ऐसे देख के तो कई बार लगे कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, लेकिन अब कानून में तो माना नहीं जाता है। तो वो लड़की कई कैमरों में कैद हुई कि अपने पूरे जिस्म में उसने प्लास्टिक लपेट रखा है, मुंह में कपड़ा जैसी कोई चीज़ है सफ़ेद, और टेप लगा रखा है, डॉक्टर टेप।
अब पुलिस को ही समझ में नहीं आया, लेकिन जब गौर से देखा गया तो पता चला कि ये वही लड़की है। अब इस तरह से घूमने का क्या मतलब। इसके बाद जब पुलिस ने फिर उसके जो बयान थे कि वो पहुंची, सर के पीछे मारा, फिर मेरी आंख खुली, फिर रात 11:30 मैंने यहाँ पाया, फिर मैं कहाँ। अब उन टाइम को जब जोड़ा गया और देखा गया और लोकेशन के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे से, तो एक सीसीटीवी कैमरे में वो लड़की जब इंसिडेंट का वक्त बता रही है, असल में वो अपने गर्ल्स हॉस्टल में उस वक्त। इसके बाद अब जो उसने 5 नाम बताए, जिसमें से 3 तो अरेस्ट हो गए, एक ऑलरेडी जेल में था, 5वां कहीं गया हुआ था। तो जब एक का जेल है तो जेल का ही लोकेशन आएगा। जो बाकी 3 आरोपी थे जिनको पकड़ा गया था, अब उनके लोकेशन 22 मई 2019 की रात 9:10 से लेकर 12 बजे तक के जब देखे उनके मोबाइल के हिसाब से, तीनों का लोकेशन अलग अलग, तीनों उसी आगरा और जयपुर के बीच में अपने अपने घरों में थे। अब एक भी कड़ी या एक भी चीज नहीं मिल रही है, तो फिर पुलिस के दिमाग में यह भी खटक रहा है कि इस लड़की के जिस्म पर जख्म कैसे। बाकी जगह छोड़िए, प्राइवेट पार्ट्स तक में अगर एलईडी बल्ब के टुकड़े हैं, सिरिंज है, तो ये कैसे। लेकिन दूसरी तरफ सबूत चीख कर कह रहे हैं कि जिन जिन का इसने नाम लिया वो सब उस वक्त मौका वारदात पर नहीं है, सब वहां से बहुत दूरी पर है। अब पुलिस ने सारे कैरेक्टर की अलग से जांच करनी शुरू की और फिर उनसे पूछा कहानी। एक टीम गई जयपुर में उस कांस्टेबल से मिली जो ऑलरेडी उसी लड़की के इल्जाम पर रेप के मामले में जेल में बंद था। उसने पूछा भाई आप बताओ। तो उसने कहा इस लड़की से मेरी मुलाकात 2017 में हुई थी, हमारी दोस्ती भी हुई, फिर वो मुझ पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। मैंने कहा अभी मुझे शादी करना नहीं, मुझे अभी करियर बनाना है। फिर उसने मुझे धमकाना शुरू किया। इसके बाद एक रोज अचानक जब मैं धमकी से भी नहीं डरा तो उसने मेरे खिलाफ रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। जब रेप का इल्ज़ाम लगाया तो उस वक्त जो इल्ज़ाम था उसमें इतना दम नहीं था। मैं कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से मुझे बेल भी मिल चुकी थी, तो मैं ज़्यादा अरेस्ट भी नहीं हुआ और उसके बाद से अब अपना मुकदमा चल रहा है। और अब जब उसने ये लगाया तब तो मैं ऑलरेडी जेल में हूँ। अच्छा, हालांकि लड़की ने यह भी कहा था कि कांस्टेबल उस वक्त वहाँ नहीं था, 3 लोगों का था, लेकिन उसका यह था कि इन तीनों ने कांस्टेबल के इशारे पर ही उसके साथ गैंगरेप किया है। अब बाकी जो 3 थे उनमें से एक डॉक्टर साहब थे। अब उन डॉक्टर साहब से पूछा गया भाई आप बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा कि असल में 2018 में ये लड़की बीमार पड़ी और हॉस्पिटल आई। इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी, मैंने उसका इलाज किया। इसी इलाज के दौरान मेडिसिन और क्या कुछ पूछने के लिए हर डॉक्टर पेशेंट को नंबर देता, मैंने अपना नंबर दिया। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे कॉल करने लगी। शुरू में मैंने उठाया, फिर मुझे लगा कि ये कुछ ऊट पटांग बातें कर रही है, तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया। एक रोज़ वो घर पहुंच गई और उसने मेरे पेरेंट्स को धमकाया कि अगर तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं तुम पर रेप का इल्ज़ाम लगा दूंगी, तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगी। तो बोला मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी। अब जब पुलिस में कंप्लेंट की तो उसने कहा उस लड़की ने भी पुलिस के कंप्लेंट कर दी कि इसने मेरा रेप किया है। तो जब इस तरह के कैरेक्टर और उनकी कहानियां सामने आई और इधर जो सारे सबूत आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल के लोकेशन, वो सारी चीज़ें कुछ अलग कहानी बता रही हैं। फिर पुलिस ने उस लड़की को बिठाकर पूछताछ की और कहा देखो, मेडिकल में कहीं से भी गैंगरेप तुम्हारे साथ हुआ है इसकी रिपोर्ट नहीं है। तुम्हारे जो जिस्म पर जख्म है वो ऐसा है कि जख्म तो है लेकिन बनावटी है, अपने हाथों से किए गए जख्म है। इतना संभाल कर कि जख्म भी हो और गहरा भी ना हो, जख्म भी हो जानलेवा भी ना हो। तो जब उससे सारी चीज़ें पूछताछ हुई तब फिर लड़की ने कबूल किया। उसने कहा असल में उस कांस्टेबल के खिलाफ मैंने जब रेप का मुकदमा दर्ज किया था तो वो मुकदमा इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं हो पाया और वो बाहर आ गया और मैं तब से उससे बदला लेना चाहती थी। इस दौरान में कई लोगों से मैंने मदद मांगी कि उस कांस्टेबल से हिसाब किताब करना है, पर किसी ने मदद नहीं की। तो उस कांस्टेबल को फंसाने के लिए फिर मैंने कहा कि पिछले रेप का मामला तो झूठा जो था उसमें तो कुछ हुआ नहीं, तो क्यों ना मैं गैंगरेप वाला एंगल इस्तेमाल करूं। और 2012 दिल्ली निर्भया के बाद मैंने देखा कि इसमें पुलिस, मीडिया, पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, दबाव भी पड़ता है पुलिस को। तो उसने कहा कि अगर ऐसा करती हैं तो फिर तो वो बच नहीं पाएगा। बट उसको करने के लिए मुझे ये भी था कि अपने आप को घायल और बहुत ज़्यादा हैवानियत और दरिंदगी भी दिखानी थी, मेरे साथ हुई है। तो इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। मैं 3 दिन तक गई, घर के बाहर रैकी की, और ये जो मुझे मिला ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इसने कोई पैसे वैसे मुझसे नहीं लिए थे, लेकिन उसके ज़रिए मुझे कांस्टेबल तक पहुंचना था और उसके ज़रिए डॉक्टर तक पहुंचना था। और उसमें से एक बंदा और ऐसा था
पुलिस ने कहा उससे तुम्हारा क्या लेना देना। उसने कहा मुझे डाउट था कि ये कांस्टेबल तक मेरी बातें पहुंचाता है, इसलिए मैंने उसका भी नाम डाल दिया। तो उसने कुल 5 नाम डाले। फिर उसने कहा कि मैंने बाइक बुक की, घर तक गई, उसके घर के बाहर घूमी सिर्फ इसलिए ताकि वो ओला का जो बाइक वाला है वो गवाही दे सके कि मैं गर्ल्स हॉस्टल से यहाँ तक आई थी। तो वो लोकेशन कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ तक आई। मोबाइल के मेरे लोकेशन से पता चल जाता कि मैं इस घर के बाद कहाँ गई हूँ, तो मैं पकड़ी जाती, इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने एक फ्रेंड को देकर अपनी बहन के पास भेज दिया, क्योंकि आजकल मोबाइल से लोकेशन पता चलता है। फिर उसने कहा मैंने 2-3 चक्कर काटे, टाइम पास किया। अच्छा, बाइक के साथ बाइक को तो वहाँ उतार दिया, अब क्योंकि आगे जाना था तो फिर पकड़ी जाती। उसके बाद मैं वहाँ से पैदल निकली, इधर उधर थोड़ा टाइम वेस्ट किया, फिर मैं घर लौट आई। घर आने के बाद फिर मैं अपने आप को मैंने थोड़ा सा ज़ख्मी किया, उसके बाद फिर निकली। फिर उसके बाद अपने शरीर पे प्लास्टिक और ये सारे लपेटा, मुंह में कपड़े डाले, टेप लगाया और हाईवे किनारे पहुंचकर एक झाड़ी के नीचे गिर गई और सारे अपने जो जख्म थे वो मैंने उसी तरीके से किए। मुझे पता था कि इससे कुछ होगा, लेकिन अफसोस सब उल्टा पड़ गया। अपनी इस जांच रिपोर्ट को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एक एक कर सबको बरी कर दिया, जमानत देकर कि आगे और जांच कर लो ताकि कोई कोताही न रह जाए। उधर जो जयपुर में कांस्टेबल एक साथ रेप और गैंग रेप के इल्ज़ाम में अंदर था, उसे भी जमानत मिल गई और कहा गया कि फाइनल क्लोजर रिपोर्ट पुलिस दाखिल करे। बाद में जयपुर पुलिस ने, बल्कि आगरा पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। 5 के 5 जो गैंग रेप के आरोपी थे वो सब बरी हुए, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम थे। बट अफसोस की बात यह है कि इस लड़की का ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये आज भी आज़ाद है। इस देश में ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, रेप और गैंग रेप हमारे देश में बहुत है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसे केसेस भी बहुत हैं जिसमें झूठे रेप और गैंग रेप के केसेस दर्ज कराए जाते हैं और सामने वाला वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर ही काटता रहता है। उन्हीं में से एक कहानी ये थी। लेकिन ये कहानी डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी को फंसाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है कि अपने आप को भी जख्मी कर ले। तो ये थी आज की कहानी कि क्या इस दुनिया में कभी कोई परफेक्ट मर्डर हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे मर्डर हैं, कत्ल हैं जो सुलझे नहीं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आरुषि केस आज तक पता नहीं आरुषि हेमराज का कातिल कौन है। तो अभी तक अगर आज की डेट तक देखें हम, 2008 में हुआ था आरुषि, तो करीब 17 साल तो हो गए। 17 साल से तो ये परफेक्ट मर्डर है। आने वाले वक्त में सुलझ जाए तो अलग बात है। और भी ऐसे सैकड़ों मर्डर के केस हैं जो आज भी एक अनसुलझे केस है, तो इनको भी हम परफेक्ट मर्डर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ, आगे चलकर सुलझ जाए पता नहीं, लेकिन उस दुनिया में ऐसे हज़ारों केस हैं जिनमें आज भी खुलासा नहीं हो पाया, तो वो परफेक्ट मर्डर ही कहलाएगा। परफेक्ट मर्डर मतलब एक ऐसा कत्ल, एक ऐसा मर्डर जिसमें कातिल पकड़ा ना गया हो, उसने ऐसे प्लान बनाए हो, ऐसी साजिश रची हो जिसकी पहेली को पुलिस सुलझा ही नहीं पाई। आज की कहानी 14 अक्टूबर से पहले तक के एक परफेक्ट मर्डर की कहानी थी। 14 अक्टूबर यानी 2 दिन पहले तक। लेकिन 14 अक्टूबर को ये परफेक्ट मर्डर खुल गया और कातिल पकड़ा गया। अगर कत्ल करने वाला एक डॉक्टर हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उस कत्ल की पहेली को सुलझाना, और ख़ास तौर पर वो डॉक्टर अगर मेडिकल की चीज़ों को ही कत्ल के लिए हथियार बना ले या सोच ले कि वो चाकू नहीं मारेगा, गोली नहीं मारेगा, बॉम्ब नहीं मारेगा, गला नहीं घोटेगा, तो मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के ज़रिए अगर वो कत्ल करेगा तो फिर वाकई मतलब पुलिस के लिए भी मुश्किल है ये काम। और आज की जो कत्ल की कहानी है वो डॉक्टर के दिमाग की एक ऐसी उपज है कि उसे कत्ल करना था और परफेक्ट मर्डर करना था और किसी को भी शक ना हो। ये कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की पिछले ही साल 2024 में 24 मई को शादी होती है डॉक्टर कृतिका नाम की एक लड़की से। मतलब साल भर पहले की शादी है। 24 मई 2024 को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी की बड़ी धूमधाम से बेंगलुरु में शादी होती है। कृतिका रेड्डी भी एक पढ़ी लिखी अच्छे परिवार से और वो भी एक डॉक्टर।
डर्मेटोलॉजिस्ट। तो दोनों की शादी हुई। उस शादी से पहले प्री वेडिंग एक शूट भी हुआ। इस शूट को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जब शादी होती है, इस तरह के शूट होते हैं, एक नए बंधन में बनने जाते हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ भ्रम में मत रहिए। पता नहीं जिस वक्त ये शूट चल रहा हो उस वक्त किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये हमने इससे पहले सोनम के केस में भी देखा, इंदौर वाली, कि उधर शादी हो रही है और उससे पहले वो साजिश रच चुकी है, उधर फेरे हो रहे हैं और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये प्री वेडिंग का शूट है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी, बेंगलुरु। बहुत आलीशान शादी हुई, बहुत अच्छे से शादी हुई, दोनों घर वालों की मर्जी से शादी हुई। और दोनों ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, सर्जन, और उनकी वाइफ डॉक्टर कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन और बाकी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। शादी हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। धीरे धीरे वक्त बीता। अब दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। इधर डॉक्टर कृतिका अब अपना क्लिनिक खोलने वाली थी, स्किन और स्कल्प्स नाम से एक। ठीक ठाक पैसे भी थे और सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, और उनको शायद इसी साल मई में ये क्लिनिक खोलना था अपना। तो परिवार खुश था, डॉक्टर कृतिका खुश थी, उनके घर वाले खुश थे। लेकिन इसी दौरान हुआ यह कि डॉक्टर कृतिका को गैस की प्रॉब्लम थी और बीपी और कई और भी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। अचानक इसी साल की बात है, 21 अप्रैल को डॉक्टर कृतिका के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से कहा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि ठीक है। अब वो चूंकि खुद एक गैस्ट्रो के सर्जन डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहे हैं, इस इंजेक्शन को लगा लेना, दर्द कम हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कृतिका सो गई, दर्द खत्म, एहसास हुआ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे 22 अप्रैल 2025 डॉक्टर कृतिका अपने घर पर थी। फिर उन्होंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड डॉक्टर रेड्डी को और कहा कि फिर से पेट में दर्द उठ रहा है, गैस का ही शायद दर्द है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो जो इंजेक्शन दिया था उसकी एक खुराक और ले लो, आज ठीक हो जाएगा। अब चूंकि वो एक पत्नी होने के साथ साथ उन्हें यह भी पता है डॉक्टर कृतिका को कि उनके हस्बैंड गैस्ट्रो के ही डॉक्टर है और उन्हें गैस्ट्रो की ही प्रॉब्लम है। तो जब घर में डॉक्टर है तो बाहर को दिखाने का मतलब नहीं है, और वो भी एक नामी अस्पताल में बेंगलुरु के सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। तो यहाँ पे कोई शक करने की तो गुंजाइश बचती नहीं। तो अपने डॉक्टर हस्बैंड के कहने पर डॉक्टर कृतिका ने 22 अप्रैल 2025 को दूसरी बार इंजेक्शन लिया। अब 23 अप्रैल की सुबह हो गई। 23 अप्रैल की सुबह उनकी हालत अचानक खराब हुई, वो घर आ गए। फिर थोड़ा सा ठीक ठाक रही। इसके बाद 24 अप्रैल की तारीख आती है। सुबह सुबह डॉक्टर महेंद्र रेड्डी डॉक्टर कृतिका के घर वालों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सोकर उठा तो देखा, डॉक्टर कृतिका को आवाज़ दी, वो सुन नहीं रही और शायद बेहोशी के आलम में है, जिसमें कोई हरकत नहीं है, तो आप लोग आ जाइए। परिवार परेशान भागता है। इसके बाद डॉक्टर कृतिका को सब लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर बता देते हैं कि शी इज़ नो मोर, उसकी मौत हो चुकी है। अब डॉक्टर कृतिका को कई सारी तकलीफें तो थी, गैस की प्रॉब्लम थी, बीपी का प्रॉब्लम था, और भी 2-3 हेल्थ इशू थे। तो खैर अब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। अब ये हुआ कि भाई हॉस्पिटल में मौत हुई है, डॉक्टर ने देखा तो पोस्टमार्टम ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हमें पता है कि मेरी वाइफ की क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसलिए पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, क्यों चीर फाड़ करेंगे। तो उन्होंने अपने फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से भी कहा कि एक तो वैसी गम है, अब क्यों ये सब कराएं। तो सास ससुर भी लगभग तैयार हो गए कि छोड़ दो पोस्टमार्टम, लेकिन सिस्टर इन लॉ तैयार नहीं हुई। वो खुद मेडिकल फील्ड से थी, शायद रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। तब डॉक्टर रेड्डी के ना चाहते हुए भी पोस्टमार्टम हुआ। अब जब पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया डॉक्टर कृतिका की बॉडी को, तो एक अजीब मंजर था। चूंकि एक सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले अलग डॉक्टर होते हैं और इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बार बार वो पोस्टमार्टम हाउस में घुस जाएं जब डॉक्टर करें। डॉक्टरों को भी अजीब लगा, उन्होंने कहा बाहर जाओ। इधर तब तक ये भी था कि अब पोस्टमार्टम होगा, अस्पताल में मौत हुई थी तो MLC भी लिखा गई, मेडिको लीगल जो कंप्लेंट होती है, तो पुलिस केस भी बन चुका था। तो पुलिस वालों को फिर डॉक्टर ने कहा भाई एक ऐसा हस्बैंड है, डॉक्टर तो है ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम रूम में एक बार बार क्यों आ रहा है। पुलिस को भी अजीब लगा, फिर उन्होंने हड़काया और कहा कि भाई आप बाहर रहिए।
खैर इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंपी गई और डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे कोई डाउट हो। मेडिकल इश्यूज जो थे हेल्थ ग्राउंड पर, वही सारी चीज़ें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो 24 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृतिका की डेथ हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं। अब मौत के बाद धीरे धीरे वक्त बीता, इधर डॉक्टर रेड्डी भी अब अपनी नई जिंदगी धीरे धीरे अपनी वाइफ के गम से उबर कर जी रहे हैं, उधर कृतिका के घर वाले भी, वक्त बीतता जा रहा है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद 13 अक्टूबर को अचानक डॉक्टर कृतिका की विसरा रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम हुआ था 24 अप्रैल 2025 को, तो पोस्टमार्टम के बाद अमूमन विसरा का सैंपल रख लिया जाता है और फिर उसे लैब में भेजा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया कि विसरा में की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, करीब करीब महीना भर लग जाता है। बहुत इमरजेंसी हो तो भी 20 दिन तो लग ही जाता है। लेकिन अगर आम विसरा है जिसमें कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं है या है कि जिसके विसरा की रिपोर्ट आने से ही एक केस सुलझेगा, तो उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं। और यहाँ ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी बात लिखी नहीं थी, तो डॉक्टर कृतिका रेड्डी के अपने घर वालों हों या फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी हों, दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि विसरा रिपोर्ट कब आएगी। क्योंकि खासतौर पर डॉक्टर कृतिका रेड्डी के घर वाले तो ये मान कर चले थे कि बीमारी की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई, गैस और बाकी चीज़ें, तो उन्हें विसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं था, वो तो शायद भूल भी चुके थे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को भी परवाह नहीं, हालांकि थी तो वो जाहिर नहीं कर रहे थे। खैर, अब अचानक 13 अक्टूबर को, यानी 3 दिन पहले, विसरा की रिपोर्ट आती है और जैसे ही विसरा रिपोर्ट आती है पूरी कहानी बदल जाती है। विसरा रिपोर्ट में यह लिखा था कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। जब कोई ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है तो मरीज को बेहोश किया जाता है, किसी भी मेजर सर्जरी में, तो उसमें एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है उस पेशेंट के वेट के हिसाब से, उस पेशेंट के बाकी मेडिकल चेकअप के आधार पर कि उसका डोज कितना होना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए बेहोशी में ना चला जाए। तो उतना ही दिया जाता है जितना उस मरीज की बॉडी उसको संभाल सके। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि डॉक्टर कृतिका की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। अब जैसे ही विसरा रिपोर्ट आई, हर एक कोई सन्न, फौरन पुलिस को खबर दी गई कि भाई 24 अप्रैल को 6 महीने पहले जिस डॉक्टर कृतिका की मौत हुई थी वो बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसको एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी गई थी। बाकायदा उसका नाम भी लिखा हुआ था, वो नाम है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि डॉक्टर कृतिका की ना कोई सर्जरी हुई, ना डॉक्टर कृतिका कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो फिर एनेस्थीसिया उनको किसने दिया और क्यों? कोई बनता ही नहीं है। एनेस्थीसिया तो तब देते हैं जब कोई सर्जरी हो। अब जैसे ही घर वालों को और खास तौर पर डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन को ये बात पता चली, वो अपने पिता को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जाकर इस विसरा रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी बहन का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कृतिका का अपना पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है। अब पुलिस ने जब विसरा रिपोर्ट देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही एमएलसी बनी हुई थी, पुलिस को कहानी समझ में आई। अब पुलिस फौरन महेंद्र रेड्डी को तलाश करती है। 13 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज और 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट करने के बाद सिर्फ विसरा रिपोर्ट अभी तक है कि भाई एनेस्थीसिया का ओवरडोज, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने ही दिया? और अगर दिया तो फिर अपनी ही बीवी, जिसके अभी साल भर, क्योंकि मई में शादी हुई थी और अप्रैल, मतलब 11 महीने हुए थे शादी को, और दोनों खुश थे, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं, तो मोटिव क्या हो सकता है? और इतनी शानदार तरीके से शादी हुई, कोई वजह नहीं, सब कुछ पैसे दहेज भी मिले, तो फिर क्या वजह हो सकती है? अब पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद अप्रैल के महीने की कड़ियों को जोड़ा गया, तो फिर सारी कहानी सामने आई और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। कहानी यह थी कि जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पता चला कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी को कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं। उन्हें गैस की प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ और भी चीज़ों की प्रॉब्लम है, और उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि शादी से पहले उनके ससुराल वालों ने ये नहीं बताया कि डॉक्टर कृतिका को क्या क्या बीमारियां हैं। इस बात से उसे गुस्सा आ गया, बट उस वक्त वो खामोश रहा। पर धीरे धीरे वक्त बीता तो उसे लगा कि नहीं,
एक बीमार बीवी के साथ नहीं रह सकते, सोच देखिए आप, तो क्या करें। अब उसने सोचना शुरू किया। इस दौरान में कई बार बीमारी की वजह से, और चूंकि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी खुद एक सर्जन था तो ज़्यादातर अपने घर पे भी रहती थी डॉक्टर कृतिका, लेकिन अब उसने ठान लिया कि डॉक्टर कृतिका से अलग होना है। लेकिन कैसे? हालांकि आसान तरीका था, डिवोर्स और बाकी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन कहते हैं उस वक्त इंसान का दिमाग तो काम करता नहीं है। अब डॉक्टर रेड्डी ने सोचना शुरू किया। वो क्राइम थ्रिलर और बाकी चीज़ें देखने का भी बड़ा शौकीन, साउथ की वो फिल्में भी, उस तरह से मिस्ट्री देखने का शौकीन। देखते देखते आखिरकार उसने तय किया कि वो अपनी बीवी का कत्ल करेगा, लेकिन वो कत्ल नहीं लगेगा और कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मौत की वजह क्या थी। अब उसने सारा प्लान करना शुरू किया। चूंकि इत्तेफाक से वो एक गैस्ट्रो का डॉक्टर था, सर्जन था, और उसकी वाइफ उसी बीमारी की शिकार, तो जब जब ये परेशानी उठती शुरू में वही इलाज करता। अब पति इलाज कर रहा है, डॉक्टर है, पत्नी को उस पर भरोसा तो होगा ही। उसने अपने इसी इलाज और अपनी इसी मेडिसिन को हथियार बनाने का फैसला किया अपनी बीवी के खिलाफ। उसने तय किया कि जब उसकी बीवी को अब इस तरह की प्रॉब्लम होगी, गैस की वजह से दर्द होगा, तो वो उसे इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया देगा, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चलने की गुंजाइश कम है। उसने सारा रिसर्च कर लिया। इसके बाद जब अप्रैल 2025 में दर्द उठा, तब उसने पहली बार इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया। फिर इतना दिया, उसे पता था कि पहली बार में ना हो ताकि शक ना हो। फिर दूसरी बार डोज दिया और दूसरी बार थोड़ा और ज़्यादा दिया, और फिर डॉक्टर कृतिका ऐसी नींद में गई कि उठ ही नहीं पाई। और फिर उसने ये तय कर रखा था कि चूंकि पूरे फैमिली को मालूम है कि डॉक्टर कृतिका एक पेशेंट हैं, उनको कई सारी बीमारी है, तो कोई शक भी नहीं करेगा और पोस्टमार्टम नहीं होगा। खुद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की भी मेडिकल सर्किल में अपनी इतनी पहुंच तो ही है। लेकिन गलती से डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन अड़ गई और उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्या पता कुछ गड़बड़ तो सामने आए। तो उनकी जिद की वजह से पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर रेड्डी ने सोचा था वैसी कोई बात आई नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया कि वो पता ही नहीं चल सकता था। वो पता चल सकता था कोई भी केमिकल पॉइजन सिर्फ इसरा रिपोर्ट से। तो पोस्टमार्टम के बाद पहली बार डॉक्टर रेड्डी को लगा कि शायद भेद खुलेगा, लेकिन फिर